हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज मैं यहाँ पे एक मेरा मॉक टेस्ट मैंने दिया है आरआरबी पीओ का, उसका एक एनालिसिस करेंगे और मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए एग्जाम में, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो एग्जाम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे हम लोग, और हाउ टू अटेंड द एग्जाम, ठीक, प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम को अटेंड करने का, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एनालिसिस देख सकते हो, आपके सामने ये मेरा परफॉर्मेंस जो स्कोर कार्ड है वो खुल चुका है। 68 अटेम्प्ट मैंने करे थे, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मेरे 65.5 मार्क्स आए हैं। और ये मैं सिक्योर या फिर आप समझ सकते हो सेफ जोन मानता हूँ। मैं 60 या 60 से प्लस इतना मैं स्कोर कंसिडर करना चाहता हूँ अपने रियल एग्जाम में भी, ठीक। रैंक आप देख सकते हो और परसेंटाइल वगैरह, ठीक है। परसेंटाइल 97 है, एक्यूरेसी 90 भी 7 है। तो यहाँ पे रीजनिंग में देख सकते हैं एक भी गलत नहीं किया है। रीजनिंग में मैंने अच्छा खासा टाइम भी दिया है, ठीक है। 23 मिनट दिए हैं मैंने करेंगे, उसमें एक भी गलत नहीं किया है। आप देख सकते हो 39 के 39 सही है। एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो अभी मैं पूरा बताऊंगा कि क्यों छोड़ा है। बाकी आप मैथ में देख सकते हो कि 18 मिनट में मैंने कुल 29 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से कुछ गलत हुए, 2 गलत हुए मेरे, ठीक। उसके बाद जो मुझे ये मार्क्स मिले हैं वो है 26.5 मार्क्स, ठीक। तो इन दोनों को मिला के मेरे 65 मार्क्स आए हैं अप्रॉक्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए रीजनिंग में कितना टाइम देना है ना। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग में कितना टाइम देना है। रीजनिंग में आपको 40 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। 40 में से 39 हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं पीओ के एग्जाम में, इसलिए। लेकिन 40 में मतलब पूरा रीजनिंग का पेपर आपको अटेंड जरूर करना है, स्किप कुछ भी नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तब छोड़ देना उसको, ठीक। और इसका आप अलॉट कर सकते हो टाइम 22 मिनट। 22 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने किसी हालत में, ठीक। उसके बाद अगर 1-2 मिनट लग जाता है ऊपर नीचे तो मान सकते हैं वो चीज, लेकिन इतना ही देना है। 22 मिनट्स के अप्रोक्स टाइम देना है। उसके बाद आप मैथ वाले जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है उसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है। 23 मिनट बचेंगे अगर आपके पास, 23 या 22 मिनट बचेंगे, 22 मान लेता हूँ मैं, 22 इधर 44 हो जाता है, फिर 1 मिनट ऊपर नीचे, ठीक। तो 22 मिनट्स में आपको मिनिमम टू मिनिमम 22 अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, ठीक। इधर 40 हो जाता है, इधर 22 हो जाता है, तो 62 हमारा हो जाता है विद एक्यूरेसी के साथ, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक। अगर 22 मिनट्स आपके पास दे रखे हैं मैथ के लिए, तो आपके 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होने चाहिए, 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक। तो ये तो हो गया आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक। ये पूरा मैं पेपर में बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आप देने जाओगे उसका बता रहा हूँ, ठीक। अब हम सोल्यूशन चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए रीजनिंग पेपर को पहले अटेम्प्ट करने का, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन खोलते हैं। अब सॉल्यूशन खोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पजल आ चुकी है, ठीक। तो पजल को नहीं करना है ना, पजल फर्स्ट नंबर पे ही आएगी, पहला क्वेश्चन आपका पजल ही होगा। तो इसको कभी भी अटेंड नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन ना देख लो, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको तुरंत अटेम्प्ट करो। और इसको अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका है स्क्रीन पे सॉल्व करना, ठीक। आपके पास भी माउस होगा, जैसे आप माउस कर्सर देख सकते हो। अब यहाँ से ये कंक्लूजन पूरा कंक्लूजन देख सकते हो, 3 कंक्लूजन है, ऊपर स्टेटमेंट पूरी दे रखी है। ऐसा ही पेपर भी आएगा आपका, ठीक। यही लेवल होता है, ठीक है, पेपर का। कुछ कॉमा आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर ऐसा ही होगा, ठीक। अब U इक्वल टू W है, तो U इक्वल टू W दिख नहीं रहा है, किसी हालत में नहीं दिख रहा है, ठीक। O इज ग्रेटर देन टू Q, O इज ग्रेटर देन Q नहीं है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल है, ठीक। O इज इक्वल टू Q, तो ये सेकंड और थर्ड में ईदर और की वो लगेगी, कंडीशन लगेगी, ठीक। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है, ईदर और कहाँ लगना है। दोनों एक तो जो ये है वर्ड वो सेम होने चाहिए और उनके बीच में ऐसा करके साइन आने चाहिए, तब ईदर और की कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो ये चीज मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इनको कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कब अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो यही क्वेश्चन होना चाहिए, या ये या स्लॉग्स, ठीक, या अल्फा न्यूमेरिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड रेशन, ठीक। इन क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करना है। और आप देख सकते हो टाइमिंग कितना लिया है मैंने, 13 सेकंड लिया है सॉल्व करने में, एवरेज कितना है 20 है। तो आपको भी इतना ही रखना है, एवरेज के आसपास ही रखो तो भी अच्छी बात है। 20 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर देना है, ठीक। बाकी देख सकते हो यहाँ पे 12 सेकंड के अंदर कराया, 18 सेकंड के अंदर कराया। तो ये स्पीड आती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, तो यही स्पीड आएगी, ठीक है आपकी। और किसी किसी में ज़्यादा भी हो जाता है, इसमें 34 है, देख सकते हो। और मैंने भी 27 लिया है, एवरेज से तो कम ही है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है इसमें, है ना। और कभी कभी पजल में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे ये देख सकते हो 3 मिनट पूरा पूरा इस पजल में लग गया है, ठीक। ये पजल कैसी है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड, अब देखो सेकंड वाली पजल फिर से आ गई,
आपको माइंड घुमाने के लिए कि आप वापस से पजल आ गया, आप वापस पजल अटेंड कर लो। पजल दिखाई अच्छी सी जाएगी कि देखो 8 लोग बैठे हैं, सम आर फेसिंग साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ। आपकी स्ट्रांग भी हो सकता है, ये पजल स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इसको अटेंड नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, अटेंड नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऐसे आगे चले आएंगे, ठीक है, पजल आगे छोड़ देंगे, फिर आगे सिलॉक्स। अब ये चीज हम लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या अटेम्प्ट करा है, क्वालिटी का अटेम्प्ट करी है, सॉरी इनक्वालिटी अटेम्प्ट करी है, इनक्वालिटी थी वो। उसके बाद आगे है सिलॉक्स पे, तो सिलॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। सिलॉक के बाद सिलॉक हो गया, पजल आगे छोड़ दो, ठीक, छोड़ दिया पजल को। फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन जिसमें आपको आगे पीछे वर्ड को काउंट करना होता है। पहली बात तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक। इस टाइम पे इसको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। ये काफी आपका टाइम ले जाता है, कम से कम 1 मिनट तो ले ही जाता है। पहले तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, ठीक है, उसके बाद काउंट करोगे, तो ये 1 से 1.5 मिनट ले जाता है। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाउ मेनी पेयर्स लेटर आर देयर बिटवीन, ये लिखा होता है ना, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका बहुत अच्छे से ध्यान देना। कभी कभार लिख के आता है सिर्फ फॉरवर्ड, तो मतलब सिर्फ आगे से गिनना है, पीछे से गिनना चालू मत कर देना, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में, कोई सा भी एग्जाम हो। तो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि जब यहाँ पे लिखा हो कि सिर्फ फॉरवर्ड का काउंट करो तो सिर्फ फॉरवर्ड का काउंट करना है, ठीक। अगर बैकवर्ड का दिया होगा तो बैकवर्ड का, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप दोनों तरफ से काउंट करोगे, कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप दोनों तरफ से काउंट करोगे, ठीक है। अगर दे रखा है कहीं, जैसे इसमें लिख रखा है बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काउंट करके रखना है। कभी कभी दे रखा होता है सिर्फ फॉरवर्ड, ठीक। तो इन वर्डिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अभी मैंने बताया था ना, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, फिर इस पे आ जाएंगे। अब आ गया चाइनीज कोडिंग, इसको करेंगे, ये सबसे स्कोरिंग वाला क्वेश्चन होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट में इसे सॉल्व करा है एवरेज, यहाँ पे मैंने 16 सेकंड में सॉल्व कर दिया। वो कैसे कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है रेड, ठीक है, रेड दिख रहा है, तो रेड का कोड फाइंड करना है। तो रेड यहाँ पे देख सकते हो, 3rd लाइन में रेड है, और कहीं रेड है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड का कोड होगा वो बहुत यूनिक होगा, जो और कहीं नहीं होगा। तो कौन कौन सा कोड यूनिक दिख रहा है आपको, CA यूनिक दिख रहा है, CA कहीं और दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। और FO यूनिक दिख रहा है, तो FO कहीं नहीं दिख रहा, CA कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो दो कोड यूनिक है यहाँ पे, और एक वर्ड यूनिक है। तो यहाँ पे एक और वर्ड होगा जो यूनिक होगा, सन, ठीक है। तो सन और रेड का कोड CA और FO में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हमें रेड का फाइंड करना है। इधर ऑप्शन में आ जाते हैं, CA हो सकता है, FO हो सकता है, लेकिन इधर 2 और 3 हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, हमें कंफर्म नहीं है, तो हम इधर पे लगाएंगे, समझे। इसीलिए मेरा जल्दी होता है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप 16 सेकंड में हो गया है, ठीक। इधर आते कभी कभार टाइम लग जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कह रहा कभी कभार टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसने अगर एवरेज 1 मिनट लगा रखा है तो वो इसलिए लगा रखा है कि इसे हर एक कोड का मीनिंग पता होगा, जो लिख के करते हैं। मैंने एक अपने मॉक टेस्ट में बता भी रखा है लिख के कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना, या फिर आपको पता ही होगा कि लिख के सॉल्व कैसे करा जाता है, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग हो गया, ठीक। चाइनीज कोडिंग के बाद ये सारी चाइनीज कोडिंग हो जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं 33 क्वेश्चन पे आ गए। ये भी पजल आ गई एक टाइप से, इसको भी छोड़ देना है। पजल नहीं है वैसे, ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन छोड़ देना है, ठीक है। अभी हम लास्ट तक जाएंगे। ये आ गया, अब ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना है पहले। तो अभी पहले क्या हमने अटेम्प्ट कर लिया है, इनइक्वालिटी कर लिया है, फिर सिलॉक्स कर लिया है, फिर चाइनीज कोडिंग कर लिया है। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन पे आ गए, तो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। एवरेज टाइम और देख सकते हो आप लोग ये सब। उसके बाद हाँ, अब ये मैथ आ गया है, तो इसका मतलब हमने सारे जो क्वेश्चंस थे जो हमको पहले अटेम्प्ट करने थे हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको कौन सा पजल करनी है वो आपको देख लेना है। जब आप स्किप करते जाओगे तब आप गौर से देख लेना कौन सी पजल अटेम्प्ट करनी है आपको। जैसे क्या स्ट्रांग होता है, मेरा क्या स्ट्रांग है, जो ऐसे फ्लोर वाली पजल आती है वो मेरी स्ट्रांग है। तो जो अगर मैंने फ्लोर वाली पजल कहीं बीच में देखी होगी तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। या किसी की हॉरिजॉन्टल वाली पजल होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, उससे कर सकते हैं। या किसी को स्क्वायर टेबल में बैठाने वाली या फिर सर्कल टेबल में बैठाने वाली पजल जो होती है वो स्ट्रांग होती है। तो मैं सबसे पहले इस वाली पजल पे मूव ऑन हो जाऊंगा। इस पजल को मैं पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 3 मिनट लगा है, 3 मिनट एवरेज भी, 3 मिनट मेरा भी लगा है। तो कभी कभार मेरी जो पजल होती है वो लेट भी बनती है, ऐसा नहीं है कि हर पजल में 1 मिनट में बना देता हूँ। कुछ पजल जो होती है वो टाइम लगा देती है मेरा बनने में, तो ये उनमें से पजल थी। आप देख सकते हो ये सेल्फ वाली मैं पजल पहले अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ ध्यान नहीं देना होता है क्योंकि इसमें बोल रखा है सेल्फ है, लेकिन बस ये चीज ध्यान रख देना होता है कि ये क्वेश्चन जो डायरेक्शन दे रखी है ना, 10 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन 10 स्लेव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, और वन इज द बॉटम मोस्ट, तो 1 सबसे नीचे होगा, 10 सबसे ऊपर होगा। बस इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या चीज उसने बोल रखा है कि फर्स्ट नीचे है और 10 ऊपर है।
ठीक। इसमें ऑड इवन का बहुत अच्छा खेल खेलते हैं लोग, ठीक है। जैसे देख सकते हो ई इज प्लेस इवन नंबर सेल्फ बट इमिडिएटली बिलो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के जस्ट नीचे ई आएगा, ये आपको ध्यान देना है, वो भी इवन नंबर पोजीशन पे, है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो मैं आता हूँ पजल, ये वाली पजल जो बता रहा था मैं। अब इस पजल में क्या है, 10% दे रखे हैं, दो पैरेललों में बैठे हैं, तो दो पैरेललों आप समझ जाना आमने सामने बैठे हैं, ठीक। एक मीटिंग में, एक मीटिंग जो होती है ना, बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें आमने सामने लोग बैठे होते हैं, तो 5 इधर बैठे 5 इधर बैठे हैं, ठीक है। जर्नली यही होता है, जो पजल आती है उसमें जर्नली यही होता है। बाकी कभी कभार होता है कि एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सब लोग सामने की तरफ फेस कर रहे हैं ना, ऑल पीपल फेसिंग नॉर्थ, ठीक। लेकिन ऐसा कहीं दे नहीं रखा है इसमें। अब इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें एक तरीका होता है कि जैसे दे रखा है ए बी सी डी इन रो 1 में बैठे हैं फेसिंग साउथ, तो अब कहीं रफ में लिख लिया और ए बी सी डी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रो 1, ठीक है। तो रो 1 है, इसमें क्या लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक, ऐसे लिख लिया। और ई तक है ना, ई तक लिख लिया। और उसके बाद हम लिख लेंगे, ये लोग नीचे देख रहे हैं, ठीक, बस लिख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप। पी क्यू आर एस टी ये लिख लेंगे, बस कहीं भी दे रखा होगा ना, कितने भी सेल्फ होंगे, ऐसे करके कहीं पे कोने में लिख लेना है, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जो ए बी सी डी वाले हैं वो ऊपर की साइड आएंगे, जो पी क्यू आर एस टी है वो नीचे की साइड आएंगे, ठीक। ये आपका डिसाइड हो जाएगा, आमने सामने देख ही नहीं, ठीक है। ये चीज आप लिख लेना, अपने जो पेपर मिलेगा ना उसमें कहीं लिख लेना, ठीक। लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जब लिख लोगे ना तो आपके माइंड में फंस जाएगा कि हाँ ए बी सी डी कोई भी टर्म होगी वो ऊपर लिखी जाएगी, पी क्यू आर एस टी वाली जो होंगी वो नीचे लिखी जाएंगी। तो आप ऐसे करके इस पजल को सॉल्व करोगे, ठीक है। और हाँ, पजल करने के बाद जब भी आप इन क्वेश्चन को मार्क करोगे कि टी के अपोजिट में कौन है, तो एक बार मार्क करके बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेना, नजर घुमा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि आपकी पजल सही बनी कि गलत बनी है। पजल को कंफर्म कैसे करा जाता है, हम लोग पजल को कंफर्म कैसे करते हैं कि सही बनी कि गलत बनी है, उसके सारे क्वेश्चंस को मैच करते हैं एक बार। या फिर एक बार ये क्वेश्चन, ये जो लिखा है ना क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ऐसे करके हम जो पजल बनाते हैं उसमें से मैच करते हैं कि सही बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लिया, जैसे यहाँ पे टाइम लिया नहीं है, 1.5 मिनट लिया है यहाँ पे बनाने में, उसके बाद आप इसमें क्वेश्चन में पढ़ने में और करने में टाइम बचा सकते हो। जैसे 8 सेकंड मैंने लिया है इस क्वेश्चन को पढ़ के बाद उसके बाद टिक लगाने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि 5 बिलोंग कर रहे हैं, एक नॉट बिलोंग कर रहा है, तो इस पोर्शन में अगर आपके 2 ऐसे आ रहे हैं, जो मतलब आपके अटपटा सा होता है ना कि 2 आ जाते हैं, ठीक है, 3 तो अलग आ रहे हैं लेकिन 2 अलग आ रहे हैं आपके, मतलब बिलोंग कर रहे हैं आपकी पजल के अकॉर्डिंग, तो आपकी पजल कहीं ना कहीं गलत बनी है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी पजल सही बननी चाहिए, क्योंकि 4 अलग है, क्योंकि 4 कोने पे होंगे, है ना, एंड्स वाले दे रखे होते हैं, एक बीच का दे रखा होगा, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग आर, तो बाकी सारे ट्रू होने चाहिए, इसमें से कोई एक ही नॉट ट्रू होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म कर देता है कि आपकी पजल सही बनी कि गलत बनी है। इन ऑप्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, गौर से, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, अब जो ये वाली पजल है इसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे बना सकते हो, मैंने अभी रिसेंटली एक मॉक टेस्ट अपलोड करा है, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह बता रखा है कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक। आप उन लोग उससे चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी ऐसी पजल है, ठीक है। इसमें यही होता है कि आपको ये नहीं पता ना कौन फेस साउथ कर रहा है कौन फेस नॉर्थ कर रहा है, ठीक। यू सिट 4 टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। अब ये नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, ये नहीं पता हमको, तो 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यू सिट 4 टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के 1 2 3 राइट में ऐसे बैठा है, ये नॉर्थ दिख रहा है, ठीक। एक कंडीशन ये बन गई है, एक कंडीशन ये बना लिया तुरंत उसे जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये आपकी 2 कंडीशन चलेंगी, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजल बनती चली जाएगी, समझ रहे हैं आप। मार्क करने में ज्यादा टाइम मत लगा करो आप लोग, ठीक है। और इस ऑप्शन में मार्क करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। ये कंसंट्रेट सर्कल वाली पजल होगी। अब ये मैं पजल यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि बस से मतलब किन चीजों पे ध्यान देना है आपको। मतलब एक बार डायरेक्शन पे ध्यान रखना है, डायरेक्शन एक बार पढ़ लेना है कि उसने क्या बोल रखा है। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर देख के स्क्वायर मत बनाने लग जाना है। इसमें देखो 2 बोल रखा है कि कंसंट्रिक स्क्वायर है, मतलब इनर स्क्वायर दे रखा है, एक आउटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक। एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा है, ऐसे करके बैठे होंगे लोग। 8 लोग बैठा लें तो 8 लोग ऐसे करके बैठे होंगे, ठीक है।
अगर इसका मेरे पास आंसर है तो मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, क्योंकि ये पजल मैंने अभी आज ही सॉल्व करी है, तो इसके आंसर मेरे पास होंगे। हाँ, तो कुछ पजल ऐसी बन जाती है इसकी, ठीक है। आप देख सकते हो ये ऐसे करके पजल बन गई है हमारी। जो मैं बता रहा था वो मैं ऐसे करके करता हूँ, है ना। कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, और फिर उनको अरेंज करने पड़ते हैं हमको, ठीक। ये 10 लेवल वाली, जो 10 वाली पजल थी, 10 लोगों को बैठाना था, वो ऐसे करके बनी है। ये डायरेक्शन का डायग्राम आप देख सकते हो बना है। ये मेरी पजल बनी है यहाँ पे। ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे बना है ऑर्डर रैंकिंग का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, और कुछ टिप्स थे कि अगर मेरे पास है तो मुझे आपको बताना चाहिए कि हाँ इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो होप करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग का पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक। और इन सब करने में आपको सिर्फ 22 से 23 मिनट लगने चाहिए। पीओ का पेपर है इसलिए मैं इसको हल्के में नहीं लेता। पीओ का पेपर है इसलिए 22-23 मिनट इसको मतलब देना कंपलसरी ही है, ठीक है। ये नहीं सोच सकते कि 15 या 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर दो। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। आपके पास फिर उसके लिए टाइम बहुत जाएगा, क्या पता 70 में अटेम्प्ट चले जाए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। आपका प्री बिल्कुल फिर क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन 23 मिनट देना कंपलसरी है ना। बहुत अच्छे से चेक भी करना है आपको। ये नहीं कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन करे हैं, जो क्वेश्चन छोड़ा है वो ये बस यही वाला क्वेश्चन है जो मुझे मतलब डाउट रहता है, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट तक ही नहीं करा है, छोड़ ही दिया है। क्योंकि फिर मैं क्वान्टिटेटिव में अटेम्प्ट करूंगा, इसमें थोड़े बहुत गलत चले गए मेरे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था मुझसे, हो नहीं पाया था, मैंने अटेम्प्ट करा था, लेकिन बिल्कुल मतलब दिमाग में घुसा ही नहीं क्या होना चाहिए, वो होता नहीं उस टाइम पे बिल्कुल याद नहीं आता है, बाद में जाके याद आता है। आप लोग इसका यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है कि इन 5 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इसका कमेंट करना है आप, ठीक है। अब ये आज तो मैंने रीजनिंग का बता दिया है कि रीजनिंग के पूरे पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब किसी दिन मैं आपको इसका क्वांटिटेटिव का भी बताऊंगा, मैथ सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैथ सेक्शन, और इसमें से 40 में से 40 अटेम्प्ट आपको करने ही करने हैं। एक आध छोड़ दो वो मान सकता हूँ, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने छोड़ दिया आप भी छोड़ सकते हो, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.